हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर चल रहा है एमपीसी 003। हम आ चुके हैं सिक्स्थ वीडियो पे और ऑलमोस्ट एंड पर ही हैं हम थर्ड पेपर के, जिसमें आज रीइंफोर्समेंट टाइप यानी लर्निंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मेजर टॉपिक रीइंफोर्समेंट रहेगा, कुछ थ्योरीज भी रहेंगी लर्निंग की जो हमारे पर्सनैलिटी के पेपर्स में यहाँ पे हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इजी नोट्स की हेल्प से पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके काफी काम के हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी डिले के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड कुछ और भी वीडियोस हैं जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं। वैसे तो जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, इनफैक्ट मैक्सिमम टॉपिक जो है वो ऑलरेडी वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास क्लास 11 की सीरीज है जो पूरा 6th चैप्टर पर ही बेस्ड है। वहां पे हमने इस तरीके से वीडियोस एक बार बनाए थे कि एनसीईआरटी की बुक का एक्सप्लेनेशन बच्चों को किया था। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आप ये वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी जो वर्क को कर रहा है उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर देगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। इस तरीके के वीडियो है, मिलेगा वो उस वर्क के रेट को, स्पीड को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, बेहतर कर देगा। तो यही कहलाते हैं रीइंफोर्सर, जो हमारी सिचुएशन को और बेटर बनाते हैं। रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आप जब आएंगे वीडियोस में तो एक काफी पॉपुलर वीडियो है रीइंफोर्समेंट इट्स टाइप, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली टर्म है जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन इसके जो टाइप्स हैं वो अगर आपस में अच्छे से अंडरस्टैंड काफी नहीं ओल्ड किए वीडियो है ये। तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। कई बच्चे अक्सर तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, काफी आपको हेल्प मिलेगी। और ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया गया है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये यहाँ पे पूरा इस तरीके का एक्सप्लेन किया गया है। ऑलराइट, तो ये सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। आइए मैं वापस आ जाती हूँ आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी मैं वीडियो आपको भी दिखा रही हूँ इनके लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्लेलिस्ट में जाके सर्च करने की। तो रीइंफोर्समेंट पहले है क्या, इस वर्ड को समझ लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है रीइंफोर्समेंट, किसी चीज को इन्फोर्स करना, दोबारा से इन्फोर्स करना, फोर्स करके किसी चीज को बेटर बनाने की कोशिश करना, वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल साइकोलॉजी में, बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम बात करें तो किसी भी स्टिमुलस में ये उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। स्टिमुलस मतलब मान लेते हैं एक बच्चा जो है वो किसी काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहा है, हमने उस बच्चे को ये रीइंफोर्समेंट दिया कि जब आप इस काम को अच्छे से करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो भी चीज हम एक्स्ट्रा स्टिमुलस की तरह यूज कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं जो हमारी इस सिचुएशन को स्ट्रेंथन करेगा, यानी कि उस स्टिमुलस से इवेंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, उसी को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट की हेल्प से हम किसी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर बेटर भी बना सकते हैं। ये किसी भी बिहेवियर को दोबारा कराए जाने की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। जैसे हम चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो दूसरों को ग्रीट करे, अच्छे से बात करे। छोटे बच्चों में अगर हम कोई वैल्यू डेवलप करना चाहते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ इसके बदले में अच्छी चीज दूंगा, या नहीं करा तो आपकी डांट पड़ेगी। किसी भी फॉर्म में हो सकता है रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आगे बात करेंगे अभी। तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा या तो डर से या प्यार से उस काम को दोबारा जरूर करेगा। तो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में इसका जो गोल होता है वो स्पेसिफिक बिहेवियर के अकरेंस को इंक्रीज करना होता है, मतलब डिजायर्ड बिहेवियर को ऑब्टेन करना होता है। बेसिक लैंग्वेज में कहें तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरीके से यूज किया जाए। रीइंफोर्समेंट की टाइप की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग अ प्लीजेंट और डिजायरेबल स्टिमुलस आफ्टर अ बिहेवियर, जो कि उस बिहेवियर को दोबारा कराए जाने के लिए एनकरेज करेगा। The reward reinforces the behavior, making it more likely with the individual will repeat the action। जैसे कि एक टीचर ने बच्चे को होमवर्क कंप्लीट करने पर प्रेस किया तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा होमवर्क रेगुलरली करेगा। तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तब होता है जब किसी अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हमें रिमूव करना होता है बिहेवियर में से। हमें पता है कि कोई बच्चा जो है वो एक बिहेवियर को गलत कर रहा है, गलत बिहेवियर को फॉलो कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए जो भी हम अनप्लीजेंट वे में स्टिमुलस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अ पर्सन टेक्स पेन मेडिसिन टू रिलीव अ हेडेक, द रिमूवल ऑफ द पेन एनकरेजेस द पर्सन टू यूज पेन रिलीफ इन द फ्यूचर व्हेन दे हैव अ हेडेक। हेडेक यहाँ पे रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, पेन किलर्स का यूज किया है। तो ये चीज यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट के और भी कई टाइप होते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट की बात करें तो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स आर नेचुरली
reinforcing because they satisfy basic biological needs. प्राइमरी reinforcers वो होते हैं फूड, वाटर, स्लीप, ये सब प्राइमरी reinforcers हैं क्योंकि हमारे बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं, तो इनका नाम प्राइमरी reinforcer होता है और इस प्रोसेस में हम प्राइमरी reinforcement का मेथड यूज कर रहे होते हैं। सेकेंडरी reinforcers या सेकेंडरी reinforcement का प्रोसेस तब होता है जब, जिसको हम conditioned reinforcers भी कहते हैं, when they acquire their value through being associated with primary reinforcers but don't satisfy basic biological needs directly but are rewarding because of their learned association with primary reinforcers। जैसे कि मनी एक सेकेंडरी reinforcers है क्योंकि इट कैन बी यूज टू बाय प्राइमरी reinforcers लाइक फूड एंड शेल्टर। आप मनी की हेल्प से ही प्राइमरी reinforcers को ले सकते हैं, तो सेकेंडरी reinforcement का यूज तब होता है जब हमें प्राइमरी reinforcement को प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। इंट्रिंसिक reinforcement तब होता है जब ये अंदर से होता है। इंट्रिंसिक reinforcement occurs when the behavior itself is inherently rewarding और satisfying। इसके हमें बाहर से रिवॉर्ड न देना पड़े। कोई भी पर्सन जैसे उसको पेंटिंग करना पसंद है तो ये उसके लिए एक इंट्रिंसिक reinforcement है कि जब भी वो पेंटिंग के बारे में बात करता है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलती है, अंदर से एक किक मिलती है और इसी वजह से ये एक इंट्रिंसिक reinforcement हो जाता है। एक्सट्रिंसिक reinforcement वो सभी टाइप के reinforcement होते हैं जो बाहर से हमें किसी भी पर्सन को देने पड़ते हैं। जैसे हमने किसी पर्सन से कहा कि आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको बाइक मिलेगी, या आपने बहुत अच्छा काम किया आपको फोन मिलेगा, या आप 1 घंटे पढ़ाई करोगे तो 10 मिनट के लिए आपको फोन दिया जाएगा खेलने के लिए। तो जो भी बाहर से मोटिवेशन दिया जाता है वो एक्सट्रिंसिक reinforcement का काम करता है। आते हैं शेड्यूल्स ऑफ reinforcement, ये अलग से भी पूछा जाता है, अलग से और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम इसको। reinforcement के शेड्यूल्स क्या होते हैं, कब कब दिया जाता है, क्या हर वक्त reinforcement देते रहना चाहिए, क्या वो सही होता है हर वक्त reinforcement देना, वो भी सही नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल्स का मतलब हो गया कि इससे हमें पता चलता है कि कब हमें reinforcement देना है, कब नहीं देना है। कॉन्टिन्यूस reinforcement तब होता है जब हर बार जब बच्चे ने किसी काम को किया या जिस पर्सन ने उस बिहेवियर को पजेस किया जो हम चाहते हैं कि वो करे, तो हम उसको देते हैं। यहाँ पर every time it occurs leading to fast learning but also quick extinction whenever the reinforcement stop। जब हम कंटिन्यूस reinforcement देते रहेंगे तो जब नहीं देंगे तो एक्सटिंक्शन होने के भी चांसेस हैं क्योंकि बच्चा या पर्सन उसी के सहारे उस काम को कर रहा है। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, एवरी टाइम जब भी हम देते हैं reinforcement, जब भी वो एक एक स्टेप पे करता जाता है काम को। पार्शियल इंटरमिटेंट reinforcement क्या होता है, this behavior is reinforced only some of the time making the behavior more resistant to extinction। this can be further divided into fixed ratio schedule और variable ratio schedule। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए फिक्स रेशियो और वेरिएबल रेशियो और फिक्स इंटरवल भी इसी का टाइप है। वो पार्शियल reinforcement में कैसे आता है, जब reinforcement तब दिया जाता है आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ रेस्पॉन्स। मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया कि आपने अगर 5 बार अब से लेके 5 बार तक आपने इस काम को अच्छे तरीके से करा तब आपको reinforcement देंगे हम, ऐसा हमने डिसाइड करा, तो वो हमारा फिक्स रेशियो शेड्यूल बन जाता है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल का मतलब ये हो गया reinforcement is given after a variable number of responses leading to a high and steady rate of responding। जैसे कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल तब कहलाता है जब reinforcement तब दिया जाता है जब उसके नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज में वेरिएशन है। मतलब कभी तो हमने 2 ट्रायल के बाद दे दिया, कभी हमने 5 ट्रायल के बाद दे दिया, कभी हमने 7 के बाद दे दिया। यहाँ पे चीजें फिक्स नहीं है, लेकिन इतना फिक्स है कि reinforcement जरूर मिलेगा। तो ऐसे में उस पर्सन को क्या होता है, चांसेस रहते हैं। जैसे गैम्बलिंग का गेम भी यही होता है, आपको नहीं पता कि किस पॉइंट पर आके जो है वो चीजें आपके फेवर में होंगी, अगेंस्ट हो जाएंगी, लेकिन होंगी ये जरूर पता है, या तो फेवर में होंगी या अगेंस्ट होंगी, इतना पता है। तो यहाँ पे वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ये कहलाता है। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल कहलाता है, ये टाइम बेस्ड होता है। reinforcement तब दिया जाता है जब हम टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इतने टाइम के बाद हम ऐसा करेंगे। इसमें ट्रायल या reinforcement के प्रोसेस से ना जुड़कर हम टाइम से जुड़ जाते हैं, तो ये फिक्स इंटरवल हो जाता है। और वेरिएबल इंटरवल तब होता है reinforcement is given after variable amount of time which encourages a more consistent rate of behavior। हम दोनों ही केस में देख रहे हैं, वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल में किसी भी reinforcement के ज्यादा अच्छे तरीके से होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में भी उससे पर्सन को पता होता है कि हाँ मुझे reinforcement तो मिलेगा, लेकिन वो किस टाइम पर मिलेगा ये नहीं पता। उस डिजायर में वो उस परफॉर्म को अच्छे तरीके से करता चला जाता है, इस एक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करता चला जाता है। तो कंक्लूजन की बात करें तो reinforcement एक पावरफुल टूल है जो कि किसी भी बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, शेप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी हेल्प से हम कोई अच्छा प्लेजेंट बिहेवियर को ऐड कर सकते हैं, और नेगेटिव reinforcement से हम नेगेटिव और अनप्लीजेंट बिहेवियर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। दोनों से ही बिहेवियर के होने ना होने के, रिपीट होने की लाइक्लीहुड बढ़ जाती है। reinforcement शेड्यूल्स अलग से भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर अब हम और डिटेल में बात करेंगे reinforcement शेड्यूल्स क्या होते हैं। वैसे तो ये बिहेवियर साइकोलॉजी में काफी क्रूशियल है,
ऑपरेंट कंडीशनिंग में पर्टिकुलरली, क्योंकि इनके हेल्प से हमें पता चलता है कि बिहेवियर रीइंफोर्स किया कैसे जाएगा। रीइंफोर्समेंट तो देते हैं हम, लेकिन उसका प्रोसेस कैसे चलेगा वो शेड्यूल्स की हेल्प से पता चलता है। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट हर एक डिजायर्ड बिहेवियर के होने के बाद दिया जाता है। ऑफ्टन यूज्ड व्हेन टीचिंग अ न्यू बिहेवियर, जब भी हम एक नया बिहेवियर सिखा रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, तो उसमें हम तुरंत उसको देते हैं, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का यूज होता है। इसकी हेल्प से हमें इमीडिएट फीडबैक और रीइंफोर्समेंट की प्रोसेस को हम कर पाते हैं। मतलब बच्चे ने, हमें मालूम चलेगा कि जिस पर्सन को हम कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वहां पर हमें इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। जैसे कि ड्राइविंग सिखाते वक्त जो ड्राइविंग सिखाने वाले पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उससे हर एक स्टेप के बाद ये पुशअप करते हैं कि आपने कैसा किया, या रीइंफोर्समेंट देते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। तो इससे उसे पता चलता है, सामने वाले पर्सन को भी पता चलता है कि वो अपना काम कैसा कर रहा है, और वो रीइंफोर्समेंट भी उसको मिलता रहता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है कि बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस में जब किसी पर्सन को उसके बिहेवियर के लिए रीइंफोर्स किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके बीच में एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो जाएगा उसके बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस के बीच में। गिविंग अ ट्रीट टू अ डॉग एवरी टाइम इट सिट्स ऑन कमांड, तो हर बार दे रहे हैं अगर हम इस तरीके से, तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट वो कहलाएगा। पार्शियल रीइंफोर्समेंट की बात करें, भी सब आपने पढ़ा ही था, अभी इसको कवर करेंगे और डिटेल में। पार्शियल यानी इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट तब होता है जब इसमें इंटरवल हो जाता है, यानी कि पार्ट्स में दिया जाता है, पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और कुछ ना कुछ गैप जरूर आता है दो रीइंफोर्समेंट्स के बीच में। ये रेशियो शेड्यूल्स में अगर दिया जाए तो फिक्स रेशियो शेड्यूल और वेरिएबल रेशियो शेड्यूल हो जाता है। अभी आपने पढ़ा था, ये फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ नंबर पे पढ़ा था, फर्स्ट थर्ड नंबर पे भी पढ़ा था। रेशियो शेड्यूल्स में क्या होता है, these schedules provide reinforcement these schedules provide reinforcement based on the number of responses। fixed ratio schedule में क्या होता है कि reinforcement is provided after a specific number of responses। जब भी reinforcement दिया जाएगा वो responses के specific number के बाद दिया जाएगा, इससे high और steady rate of response मिलता है। और pause after reinforcement is typically observed, जैसे कि एक फैक्ट्री वर्कर रिसीव्स अ बोनस फॉर एवरी 10 आइटम्स प्रोड्यूस, इस केस में हम फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल यूज कर रहे हैं। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे नंबर्स डिसाइडेड नहीं है, इससे हाई स्टीडी रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज होता है, क्योंकि हर पर्सन को ये रहता है कि मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन को रेजिस्ट करता है ये, मतलब जो लर्निंग है वो जल्दी गायब नहीं होगी, रुकी रहेगी। एज द इंडिविजुअल कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन रीइंफोर्समेंट विल अकर। स्लॉट मशीन इन casinos वेयर द प्लेयर विन्स आफ्टर अ वेरिएबल नंबर ऑफ लेवल पुल्स। अगर आपने कभी कसिनो में ये गेम को देखा या खेला है तो आप जानते होंगे कि जो स्लॉट मशीन्स होती हैं वो जहां पे भी प्लेयर विन करता है तो एक वेरिएबल नंबर के बाद में चीजें चेंज होती रहती हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। इंटरवल शेड्यूल्स जो होते हैं, these schedule provide reinforcement based on the timing of responses, कितने टाइम पर हम देंगे, एक बार तो फिक्स इंटरवल में देंगे और एक बार रेशियो इंटरवल में देंगे। फिक्स इंटरवल में क्या होगा, रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड, लास्ट रीइंफोर्समेंट से कितने टाइम के बाद दिया जाएगा ये फिक्स कर दिया जाता है, और हर बार उतने ही फिक्स गैप में दिया जाता है टाइम के बाद। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि रेस्पॉन्डिंग इंक्रीजेज एज द टाइम फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अप्रोचेज, ऑफ्टन लीडिंग टू स्कैलॉप्ड पैटर्न, यानी कि जैसे कि एक पेचेक रिसीव होता है हर 2 वीक्स में, अगर हर 2 वीक्स में पेचेक रिसीव हो रहा है तो पर्सन का उस टाइम पर आते आते फिर से जो है मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा, वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल क्या होता है, इसी के अंदर कैटेगरी है, रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड आफ्टर वेरिंग अमाउंट्स ऑफ टाइम हैव पास्ड सिंस द लास्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोड्यूस करता है, स्लो स्टीडी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत अच्छी बनी रहती है क्योंकि ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है एक्सटिंक्शन से फिक्स इंटरवल शेड्यूल्स के कंपैरिजन में। जैसे कि चेकिंग फॉर अ टेक्स्ट मैसेज और ईमेल, रीइंफोर्समेंट अराइव्स एट अनप्रिडिक्टेबल टाइम, अगर अनप्रिडिक्टेबल टाइम पर मैसेज आता है तो जो टेक्स्ट मैसेज या मेल को कोई पर्सन चेक कर रहा है तो उसकी चेक करने की भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट, बेसिक डिफरेंस की बात करें तो इसका लर्निंग पे क्या इफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट लीड्स टू क्विकर एक्विजिशन ऑफ अ बिहेवियर, जब रीइंफोर्समेंट कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा तो बिहेवियर को क्विक एक्विजिशन हम वहां पे देखेंगे। पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो होगा वो बिहेवियर को मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, यहाँ पे एक्सटिंक्शन को रोकता है। रीइंफोर्समेंट की फ्रीक्वेंसी से भी डिफरेंस बनता है यहाँ पे,
कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट हाई होता है, वाइल पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज लोअर एंड वेरी भी करता है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की फ्रीक्वेंसी में हम चेंजेस देखते हैं, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉन्टिन्यूटी की वजह से ज्यादा हो जाती है। तो कंक्लूड करें अगर हम यहाँ पे, तो रीइंफोर्समेंट के जो वेरियस शेड्यूल्स होते हैं उनका अपना अपना तरीके से यूज होता है, क्योंकि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम उसका डिफरेंट यूज करते हैं। कोई एक टाइप का जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो दूसरे सिनेरियो में फिक्स ना बैठे, ना सही लगे, तो हमें नीड्स के हिसाब से यहाँ पे काम करना होता है। अब हम आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ। क्लासिकल कंडीशनिंग की बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, एग्जाम में अगर आ जाए 10 मार्कर में तो आप बहुत अच्छे से करके आ सकते हैं। मैं क्विक ब्रेक यहाँ पे ले रही हूँ और एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जो भी यहाँ दिया है उसको पढ़ ले। क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग पर बेस्ड थ्योरी है, रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव ने दी थी 20th सेंचुरी में। आइए यहाँ से हम बात करेंगे कि कैसे होती है, क्यों होती है। इस सीरीज में मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा हो रहा है, वैसे तो मेरा टारगेट 6 वीडियोस का ही था, लेकिन कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती क्योंकि लेंथ इतनी ज्यादा है यहाँ पे कंटेंट की, और टॉपिक कम है। बाकी के उससे देखेंगे आप तो यहाँ आपको टॉपिक कम दिखेंगे, लेकिन फिर भी कम टॉपिक होने के बावजूद कंटेंट ज्यादा है। लर्निंग, पर्सनालिटी, सब कुछ यहाँ पर है, तो वो सब हमें करना ही है। खैर आ जाते हैं, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। अब मैं अपने मोड पे आ जाती हूँ वापस, जहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक तो कंप्लीट करूंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद मेरा टारगेट है एक और टॉपिक करने का, आप देखते हैं मैं क्या कर पाती हूँ। वैसे टाइम तो बहुत है हमारे पास, अभी 16-17 मिनट्स के होंगे वीडियो में। हाँ, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ की कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यूएस, यूआर, सीएस, ये बहुत ही जरूरी है समझने। पहले तो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट क्या था, इवान पेवलोव जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डॉग की सलाइवा पर एक्सपेरिमेंट किया था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस चीज से एसोसिएटेड था। वो ये जानना चाहते थे कि जब भी किसी भी पर्सन के साथ में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने एनिमल पर किया था लेकिन इसको ह्यूमन बिहेवियर पर अंडरस्टैंड करने के लिए किया था, कि जब भी कोई पर्सन जो होता है किसी रिस्पॉन्स के लिए अगर कंडीशनड हो जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे हमारा जो माइंड है वो इस सिंपल फिनोमिना पे वर्क करता है कि जिस चीज के लिए हमारा माइंड रेडी है हमारी बॉडी भी उस हिसाब से काम करने लगती है। अगर आपकी बॉडी जो सुबह उठ के आप किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आपकी बॉडी सुबह उठती भी है, आप काम भी करते हैं, सब चीजें करते चले जाते हैं क्योंकि आपने अपने माइंड में ये सेट किया हुआ है। लेकिन वही जब संडे आता है तो संडे वाले दिन हम ये चाहते हैं कि हम देर तक सोएं, क्योंकि हमें पता है हमें उस दिन वर्क प्लेस पे नहीं जाना है। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं खुद इस कैटेगरी में फॉल होती हूँ कि मैं 6 वर्किंग डेज में, मैं बीइंग अ टीचर, मैं न जाने कब से अर्ली मॉर्निंग्स उठ रही हूँ, तो मेरी बॉडी उस हिसाब से सेट है, कंडीशनिंग हो गई है कि हाँ उठना ही उठना है। किसी दिन तबीयत थोड़ी भी खराब है तो वो इग्नोर हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि हमें तो सुबह उठना ही है, हमें तो वर्क पे जाना ही है, हमें अपने सब काम करने ही है। बीइंग अ टीचर तो आप कभी भी मॉर्निंग रूटीन से बच नहीं सकते। तो लेकिन जब भी संडे आता है तो वही बॉडी सुबह के 9 बजे तक आराम से बेड में पड़ी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज के लिए भी कंडीशनड है कि हम रेस्ट करेंगे उस दिन बहुत देर तक। तो यही एक्सपेरिमेंट है ये जो हमें बताता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में यही बताया गया है कि हमारी जिस तरह से कंडीशनिंग हो जाती है उसी तरीके से हम चीजों को करने लगते हैं। जब इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, काफी पॉपुलर है, आप लोग जानते होंगे, तो जब भी एक बेल बजती थी और डॉग को है खाना, फूड जो है वो सर्व किया जाता था, खाने को देखकर डॉग की सलाइवा, सैलिवेशन का प्रोसेस होता था, लार आती थी उसके मुंह में डॉग के। तो ये प्रोसेस हमेशा उन्होंने कई बार रिपीटेडली किया। अब डॉग की कंडीशनिंग हो गई कि जब बेल बजी और उसके सामने फूड आया तो सेलिब्रेशन का प्रोसेस होने लगा। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट में चेंजेस किए गए कि बेल तो बजी लेकिन फूड सामने नहीं आया, तब भी डॉग में सेलिब्रेशन होने लगा। मतलब अगर हमारा अलार्म नहीं बजेगा हम फिर भी सुबह उठेंगे कि हमें पता है कि हमें जाना है अपने वर्क पे। तो ये ही चीज उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में एक्सप्लेन की थी। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेवलोव ने डिस्क्राइब किया था, और ये बताता है कि कैसे नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस और प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में कैसे एसोसिएशन बन जाता है, जैसे मैं आपको अपने एग्जाम्पल से भी कनेक्ट करके बता रही थी। इस टाइप की जो लर्निंग होती है वो ये बताता है कि कैसे हमारा जो बिहेवियर है वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से एसोसिएट हो जाता है, कैसे हम किसी काम को करते करते वैसे ही करने लग जाते हैं, है ना, हैबिचुअल हो जाते हैं।
तो क्लासिकल कंडीशनिंग में यूज होने वाले कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस आता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब हो गया जिसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। अनकंडीशनड का मतलब हो गया जिसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है, मतलब जो नेचुरली हो रहा है। A stimulus that naturally and automatically triggers a response without any prior learning। जैसे कि फूड क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है जो डॉग्स में सेलिब्रेशन के प्रोसेस को कर देता था। उसमें तो हमने कोई बदलाव नहीं किया ना, फूड में तो ऐसा कुछ नहीं करा कि कोई फ्रेग्रेंस छिड़क दी जो अब उसको सेलिब्रेशन होने लगा या रुक गया, ऐसा तो नहीं किया। तो फूड एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स दैट अकर्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। जब सेलिब्रेशन का प्रोसेस होता है तो सेलिब्रेशन इन रिस्पॉन्स टू फूड इज द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इस सेलिब्रेशन का प्रोसेस शुरू में भी हो रहा था, बाद में भी होता रहा। सेलिब्रेशन में हमने कोई चेंजेस नहीं करे, हमने उसके मुंह के पास ले जाके कोई ऐसी खुशबू नहीं सुंघाई डॉग को कि वो उसका सेलिब्रेशन का प्रोसेस होने लगा, वो नेचुरली हो रहा था। तो यहाँ पर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। कंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा, a previously neutral stimulus that after being paired repeatedly with an unconditioned stimulus begin to trigger the conditioned response। पेवलोव की स्टडी में जो बेल का साउंड था वो एक कंडीशनड स्टिमुलस था, वो एक कंडीशन क्रिएट की गई थी। बेल को देखकर सेलिब्रेशन नहीं होता था। किससे सेलिब्रेशन होता था, सेलिब्रेशन फूड से होता था। लेकिन जब फूड को हटा दिया गया तो बेल की वजह से हमें लग रहा है कि सिर्फ बेल बज रही है और सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सेलिब्रेशन तो फूड माइंड में है, सामने नहीं है। तो क्या फूड जो है वो डॉग के माइंड में है, उसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर उसकी हेल्प से क्रिएट की जा रही है, तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, द लर्न रिस्पॉन्स टू द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस नाउ अ कंडीशन स्टिमुलस। इन द केस ऑफ पेवलोव्स डॉग द कंडीशन रिस्पॉन्स वाज सेलिब्रेटिंग इन रिस्पॉन्स टू द बेल। जबकि फूड भी नहीं था, भले ही बेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि बेल की वजह से वो हो रहा है, मगर बेल बजने पर ही तो फूड आता था। तो बेल क्या था, बेल एक कंडीशन स्टिमुलस था, क्योंकि वो एक कंडीशन क्रिएट कर रहा था कि बेल बजेगी तो फूड आएगा। और उस बेल के बजने की वजह से ही भी यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। वैसे तो मैंने भी ये कहा कि बेल के बजने की वजह से सेलिब्रेशन नहीं है, सेलिब्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बेल बजने पर ही उसने फूड का, बाकी टाइम तो नहीं हुआ ना। बाकी टाइम किसी और टाइम तो हमने सेलिब्रेशन नहीं देखा, पर बेल बजने पर ही तो फूड माइंड में आया। तो वही बेल अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स को क्रिएट कर रहा है सेलिब्रेशन के। तो सेलिब्रेशन का प्रोसेस हमें एक यहाँ पर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी है और एक कंडीशनड रिस्पॉन्स भी है, दोनों तरीके से है। क्योंकि सेलिब्रेशन दो अलग अलग केसेस में हम देख रहे हैं, वो तब भी हो रहा है जब फूड है, वो तब भी हो रहा है जब फूड नहीं है। तो जब फूड नहीं है तो कुछ तो और ऐसी चीज है जो वो उसी टाइम पर हो रहा है और वो बेल बजने पर ही हो रहा है। तो इसी वजह से वही रिस्पॉन्स जो है अब कंडीशनड रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया। ये चार टर्म बहुत सिंपल हैं। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक्विजिशन की बात करते हैं। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, जब एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच में। अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस क्या थे अभी आपने पढ़े, तो जब उनके बीच में एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है तब एक एक्विजिशन हो रहा है। मतलब कोई भी चीज है वो रिपीट होगी। एक्विजिशन ट्रायल्स जो होते हैं उसमें सीएस और यूएस के बीच में रिपीटेड पेयरिंग होगी, बार बार ऐसा होगा कि बेल बजेगी फूड आएगा, बेल बजेगी फूड आएगा और सेलिब्रेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन एक्सटिंक्शन भी होगा। एक्सटिंक्शन कब होता है, जब कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज कर दिया जाए एंड इवेंचुअली डिसअपियर्स आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस विदाउट द अनकंडीशन स्टिमुलस। यानी कि जो बेल है जब वो मल्टीपल टाइम रंग की जाए बिना फूड के, तो डॉग एक पॉइंट के बाद आके सेलिब्रेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। आप कब तक बेल बजा बजा के सेलिब्रेशन करा लेंगे उसको। अब उसके माइंड में इस चीज की कंडीशनिंग होने लग जाएगी कि बेल बजने पर फूड नहीं आता है। जैसे बेल बजने पर फूड आता है कि कंडीशनिंग हुई, टाइम लिया, वैसे ही बेल बजने पर फूड नहीं आता है कि भी कंडीशनिंग हो जाएगी, तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इसी के साथ आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है, ये फिनोमिना बताता है कि जब किसी चीज को रिपीट कर दिया जाए तो वापस से पुरानी चीज होने लग जाएगी। मतलब हमने 5 टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 इज अ वेरी स्मॉल नंबर ऑल्दो, 5 टाइम्स जो है बेल बजने पर फूड आया, सेलिब्रेशन हुआ। 2 टाइम्स बेल बजने पर फूड नहीं आया, फिर भी सेलिब्रेशन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने वापस से 5 to 6 टाइम बेल के संग फूड को भी प्रेजेंट कर दिया तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। मतलब अगर वापस से क्विकली हम पुरानी चीज पर आ जाते हैं तो रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो जाती है। जैसे इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं,
और उसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है हाँ ये है, लेकिन आपने उसको 2-3 महीने तक रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाते हैं। लेकिन फिर आप उसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसकी रिकवरी हो जाती है। मगर स्पॉन्टेनियस रिकवरी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमने टाइम गैप कितना किया है। आप 5 साल के बाद उठाएंगे तो हो सकता है वॉश आउट ही हो जाए पूरी तरीके से। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी के लिए हमें स्पॉन्टेनियस भी होना पड़ेगा, टाइम को बहुत लंबा खींचना नहीं होता है। जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन प्रीवियस वीडियो में हम पढ़कर आए थे, लेकिन इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जनरलाइजेशन तब होता है जब एक ही काम को बार बार किया जाए तो डॉग के भी माइंड में फीड हो चुका है, कंडीशनिंग हो चुकी है कि हाँ ऐसा करने पर ऐसा होगा, बेल बजेगी तो फूड आएगा। दिस इज जनरलाइजेशन, हर बार बेल बजेगी तो फूड आएगा, राइट। तो ये जनरलाइजेशन उसने किया। डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी होती है किसी भी कंडीशन स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस के बीच में डिस्टिंग्विश करने की कैपेबिलिटी को, यानी कि अगर डॉग केवल स्पेसिफिक टोन पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और अदर टोन पे नहीं कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है। अब बेल को ना बजाकर मान लीजिए आपने ड्रम बजा दिया और सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो ये डिस्क्रिमिनेशन, डॉग समझ रहा है कि ड्रम बजने पे कुछ नहीं होगा, ये तो बेल बजने पर ही फूड आ रहा है ना, तो वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना भी जान पा रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्योरी के जो एप्लीकेशन है वो काफी सारी चीजों में यूज होते हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपी में यूज होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, एडवर्टाइजिंग में बहुत यूज होता है। मार्केटर्स जो होते हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग की टेक्निक को यूज करते हैं और अपने प्रोडक्ट और अपने जो बायर्स होते हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनाते हैं। वैसे भी मार्केटिंग में साइकोलॉजी का बहुत ही यूज होता है। एजुकेशन की फील्ड में होता है क्योंकि बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ में जो टीचर्स होते हैं वो लर्निंग के प्रोसेस को सिंपल बनाने में यूज करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में तो ऐसे बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पूरी थॉट लिख सकते हैं जो है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग का, किस तरह से पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, मेन एक्सपेरिमेंट भी आप लिख सकते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग एक वाइटल कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में जो ये बताता है कि कैसे एसोसिएशन स्टिमुलाई के बीच में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हम किसी से जैसा बिहेवियर चाहते हैं उस बिहेवियर को उससे कराने के लिए हमें वैसा एसोसिएशन भी क्रिएट करना होगा, तो ये थ्योरी यूज होती है। आते हैं बेंड्यूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। ये भी थ्योरी किसी भी पर्सन से डिजायर्ड बिहेवियर को कराने के लिए यूज होती है। एल्बर्ट बेंड्यूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी, इन्होंने 1960 में इस थ्योरी को डेवलप किया था और उनका ये कहना था कि जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग के थ्रू होती है। और इसके लिए इन्होंने बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट भी किया था। बोबो डॉल के एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और इनका ये कहना था कि लोग ज्यादातर सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे से देखकर सीखते हैं, ये इस बात पे ये काफी फोकस करते थे। क्या की कॉन्सेप्ट इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी के, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग और कुछ नहीं है, ऑब्जर्व करके लर्न करना ही है। अब इसे आप अपने वर्ड्स में कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाएंगे वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे का बिहेवियर को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कॉपी करते हैं और उसी के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजों का फॉलो अप होता है, जैसे कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। कैसे अटेंशन का मतलब ये हो गया जितना आप किसी चीज पर अटेंशन पे करेंगे उतना ही चीज को लर्न करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है ना। ऑब्जर्वेशन लर्निंग पावरफुल कब होगी, जब आप पहले उसको, उस स्टिमुलाई को अटेंड करेंगे। फिर रिटेंशन भी जरूरी है, देखते तो बहुत कुछ है हम, लेकिन स्टोर कितना कर पाते हैं, उसको अपने माइंड में होल्ड कितना कर पाते हैं, होल्डिंग की जो कैपेसिटी है उस बिहेवियर को, वो रिटेंशन है। रिप्रोडक्शन मतलब जो भी हमने बिहेवियर को देखा है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है, रिटेन किया है, उसको रिप्रोड्यूस करने के टाइम पर क्या हम उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और मोटिवेशन बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी बिहेवियर हम किसी पर्सन से चाहते हैं कि वो करे, मतलब मान लीजिए टीचर है, वो क्लास में पोएम्स को उस तरीके से प्रेजेंट करके, सिंगिंग करके प्रेजेंट कर रही हैं जिससे कि बच्चे की प्रेजेंटेशन आए पोएम की, तो इसके लिए उनको उसी तरीके से पहले बिहेव करना पड़ेगा, राइट। और साथ साथ में जब बच्चे उस बिहेवियर को कॉपी करेंगे तो उनको मोटिवेट करना भी जरूरी है कि हाँ वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। टीचर करते भी है नर्सरी क्लासेस में, आपने देखा होगा। तो मोटिवेशन देना जरूरी है जिससे कि वो जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है उसकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाए। एजुकेशनल सेटिंग में इसका बहुत यूज होता है। मॉडलिंग का मतलब होता है लर्निंग थ्रू इमिटेशन ऑफ अदर, जिसको हम मॉडल्स कहते हैं ना, वो पर्सन मेरा रोल मॉडल है, मतलब हम उसको जो देख रहे हैं करते हुए वैसा हम भी कर रहे हैं, करना, कॉपी करना बेसिकली इज ऑल अबाउट मॉडलिंग। ये रियल भी हो सकते हैं, सिंबॉलिक भी हो सकते हैं। कभी कभी हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स होते हैं। बच्चों के तो रोल मॉडल टीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं और टीचर्स का बिहेवियर इसीलिए इतना ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उन्हें कॉपी करें तो कुछ अच्छा ही कॉपी करें, कोई ऐसी चीजें ना कॉपी करें जो कि गलत हो जाए बच्चों के लिए। टीचर्स कैसे इस बात को ध्यान भी रखते हैं। तो बेंड्यूरा ने इस चीज को एम्फेसाइज किया था कि सभी मॉडल्स इक्वली इन्फ्लुएंशियल नहीं होते हैं। अब ऑब्जर्वर का परसेप्शन भी होता है कि वो उस मॉडल के किस कैरेक्टरिस्टिक को कॉपी करना चाह रहा है। जैसे किसी का जो मॉडल, अगर कोई प्लेयर है
तो वो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकता है ना। लेकिन हो सकता है कि वो उसके अपीयरेंस को, जैसे मान लीजिए विराट कोहली की किसी को बियर्ड बहुत पसंद है, अब वो आप उन्हें एज ए स्पोर्ट पर्सन ना देख के विराट कोहली की बियर्ड पे आप फोकस कर रहे हैं, तो आप अब यहाँ पे उनके प्लेयर वाले पार्ट को नहीं देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप विराट कोहली को एज अ उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए आप उन्हें एडमायर कर रहे हैं। तो ये मैटर करता है बहुत ज्यादा कि जो मॉडल्स होते हैं वो अपनी तरफ से सारा कुछ एग्जिबिट नहीं करेंगे, जो पर्सन उसमें नोटिस कर रहा है वो क्या नोटिस कर रहा है ये भी मैटर करता है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये क्या होता है? बेंड्यूरा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म व्हिच हाइलाइट्स द डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो एनवायरमेंट उनके आसपास एग्जिस्ट करता है, उनके खुद के पर्सनल बिलीफ क्या है और किस तरीके से उनका जो बिहेवियर है वो एनवायरमेंट को शेप कर रहा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसे हम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का नाम देते हैं। मतलब एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दिया है, हम नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। सेल्फ एफिकेसी को उन्होंने बहुत ज्यादा इंक्लूड किया है। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी जो वर्ड है वो एफिशिएंसी से बना है, आप खुद को कितना एफिशिएंट मानते हैं किसी चीज में, ये सेल्फ एफिकेसी है। अगर आप किसी काम को करने के लिए खुद को एफिशिएंट ही नहीं मानेंगे तो क्या कभी उस काम को कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिर आपके सामने कितना भी चीजें आती रहे, आप उसको कॉपी करना ही नहीं चाहेंगे, इमिटेट करना ही नहीं चाहेंगे या ऑब्जर्व करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मान लिया कि मेरे अंदर तो इस काम को करने की एफिशिएंसी ही नहीं है ना। तो अब मान लीजिए आप किसी बच्चे को चाहते हैं कि वो पेंटिंग करे, पेंटिंग देखे लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, मगर उसने तो अपने आप को सेल्फ एफिकेसी पे एकदम जीरो कर लिया, लो कर लिया। जीरो वर्ड गलत हो जाएगा, साइकोलॉजी में कभी कुछ भी 0 और 100 नहीं होता है। तो काफी उसने लो लेवल पर अपनी सेल्फ एफिकेसी को किया हुआ है कि उसको लगता है कि वो पेंटिंग कर ही नहीं सकता। तो दुनिया भर की पेंटिंग्स आप उसके आसपास रख दीजिए, जब उसकी सेल्फ एफिकेसी ही लो होगी तो यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी चीजों को लाइफ में सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा। तो माना जाता है कि सेल्फ एफिकेसी हाई होनी चाहिए, जिससे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में भी चीजें अच्छे से निकल कर आ पाए। ओके, रिसर्च एंड एविडेंस की बात करें तो बोबोडल एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये बता, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि एक रूम के अंदर बहुत सारी डॉल्स रखी गई थी और एक एक काफी बच्चों को एक मूवी दिखाई गई थी कि उस हॉल में ये हो रहा था कि एक बच्चा जो था वो बार बार बहुत सारी चीजों को एग्रेसिवली रिएक्शन दे रहा था। उसने एक डॉल को उठा के बहुत बुरी तरीके से पटका और बहुत सारे बच्चों ने जब इस वीडियो को देखा तो उनसे पूछा गया या बच्चों से जब एक्शन रिपीट कराया गया तो उनका उस डॉल के टुवर्ड्स वही रिएक्शन था। एग्रेसिव बिहेवियर पर बेस्ड ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू ये जानने की कोशिश की गई कि जो बच्चे होते हैं, खासतौर से मैं बच्चों की यहाँ बात करूंगी, कि जो बच्चे होते हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर को देख के बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया गया कि जो जब डॉल के साथ प्ले करने की अपॉर्चुनिटी दी गई तो प्ले ना करके उन्होंने उस बिहेवियर को इमिटेट किया जिन्होंने उस मूवी में देखा था। खेलने की जगह पर उन्होंने डॉल को मारना पीटना जरूरी समझा। तो इससे पता चला कि जो बच्चे होते हैं खासतौर से उनमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग बहुत पावरफुल होती है। सोशल लर्निंग थ्योरी के एप्लीकेशंस की बात करें तो एजुकेशन में बहुत यूज होता है इसका, क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई काफी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो जिस बिहेवियर को लेकर चलते हैं उसी को धीरे धीरे मॉडिफाई करते जाते हैं। तो बच्चों में ऑब्जर्वेशन लर्निंग बहुत फास्ट होती है। बच्चे वैसे भी नहीं जानते, छोटे बच्चे हैं, अब आजकल के बच्चों की बात ना भी करें तो इन जनरली भी बच्चे नहीं जानते कि हम कौन से एआई टूल का यूज कर सकते हैं, कहाँ गूगल से सर्च कर सकते हैं, किस कंटेंट को यूट्यूब से देख सकते हैं। वो तो उनके तो प्राइमरी रिसोर्सेज क्या हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, जो वो देखेंगे वही वो सीखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है एजुकेशन के फील्ड में, इसीलिए ऐसे टीचिंग मेथड्स को यूज किया जाता है, ऐसे पीयर लर्निंग को एनकरेज किया जाता है जो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव रोल मॉडल का वर्क करे। थेरेपी की भी बात करें तो ये काफी थेराप्यूटिक टेक्निक्स यूज होती हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की हेल्प से, जैसे कि बिहेवियर की मॉडलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी में जो क्लाइंट होता है वो नए कोपिंग स्ट्रेटेजीज को लर्न करता है दूसरों को ऑब्जर्व करके, तो एक पार्ट है उसका वहां पर। मीडिया इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो देखा देखी में लोग बहुत सारी चीजें परचेज कर लेते हैं कि उसके घर पे मैंने ऐसी चीज देखी या ये वाला जो एक्टर एक्ट्रेस है इस चीज को यूज कर रहा है तो ये अच्छी चीज होगी। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, और जब एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो उसकी हेल्प से हम मार्केटिंग में काफी पावरफुली इसको यूज कर सकते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसेस यूज करते हैं, है ना। बच्चे भी देखते हैं कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो देखते हैं कि किस चीजों का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, तो ट्रेंड को फॉलो करने की वजह से भी ऑब्जर्व करके ही तो करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ स्मोकिंग इज अ वेरी कूल थिंग नाउअडेज, तो उस कूल के चक्कर में वो स्मोकिंग इतनी कम एज में अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरते हैं, वो अलग बात है। तो ये मीडिया इन्फ्लुएंसेस भी यहाँ पर होते हैं ऑब्जर्वेशन में।
टू कंक्लूड द थ्योरी, हम सबको पता है कि सोशल लर्निंग की जो थ्योरी है अल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी है वो काफ़ी पावरफुल और प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे इंडिविजुअल न्यू बिहेवियर को एक्वायर करते हैं या कुछ भी परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्शन सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी हाईलाइट करता है, इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, कैसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं और पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, ये भी यहाँ से समझने की कोशिश की जाती है। तो और यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंड्यूरा का जो वर्क है वो लगातार इस फील्ड में चलता रहा है और साइकोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया की फील्ड में। हालांकि एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो डेथ है वो रिसेंटली ही हुई है, अभी 2 years बैक, तो अब वो नहीं रहे, लेकिन जब तक वो थे वो इस फील्ड में लगातार वर्क करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्किनर्स लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड मोस्ट पॉसिबली 24 से लेकर आई थिंक 27 तक ज्यादा टॉपिक हमारे पास नहीं बचे हैं, इनको हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आज का 6th वीडियो था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको आंसर करूंगी। और अब बहुत जल्दी हम चैप्टर यानी आपका जो 3rd पेपर है एमपीएससी 003 उसको खत्म करने जा रहे हैं। ये सेकंड लास्ट वीडियो था, नेक्स्ट में कुछ टॉपिक्स के संग हम खत्म कर देंगे और मैं मिलूंगी आपसे अब इसके लास्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।